नमस्कार, मैं विश्वास राय आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज हम भारतीय संविधान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कैग भी कहते हैं, CAG पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान का। और ऐसा कोई भी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें भारतीय संविधान से प्रश्न ना आते हों। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को समझने के लिए हमें चलना होगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। याद रखिएगा बच्चों, 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने इस संस्था को उत्पत्ति प्रदान की थी, फॉर्म किया था 1858 इंडियन एक्ट के तहत, भारत सरकार अधिनियम के तहत। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अधिनियम के तहत आया हुआ है, तो आप कहते हैं 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत आया हुआ है। और यदि आप क्वेश्चन पूछता है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की उत्पत्ति किस गवर्नर जनरल या इस समय कहें तो 1858 में वो भारत का प्रथम वायसराय बन चुका है, किस वायसराय के काल में आया था, तो आप कहते हैं लॉर्ड कैनिंग के काल में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की उत्पत्ति हुई थी। याद रखिएगा बच्चों, एक चीज और मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि अमेरिका के संविधान में भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की चर्चा मिलती है। अमेरिका के संविधान में भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा मिलती है। हां, अंतर स्पष्ट है कि हमारे यहां नियंत्रक महालेखा परीक्षक तब कार्य करता है जब लूट हो चुकी होती है, और अमेरिका में नियंत्रक महालेखा परीक्षक तब कार्य करता है जब पैसों का आदान प्रदान, या यूं कहें कि जब वहां की कांग्रेस, यानी संसद का नाम कांग्रेस है, जब कांग्रेस अपने 2/3 बहुमत से बजट पारित करती है और वो पैसा CAG के पास जाता है और CAG से अन्य मंत्रालयों में। इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ता है। तो एक बात याद रखिए, इसका मतलब ये होता है, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का मतलब कि पहले ही जब भ्रष्टाचार हो चुका होता है तब यह जांच करने चलता है। और ये जांच किसकी करता है? वित्तीय अनियमितताओं की। यानी पहले ही नकारात्मक हो चुका है कि जिसकी जांच हम करने जा रहे हैं उसमें अनियमितता हुई है। यानी यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या है, तो आप कहते हैं ये वित्तीय अनियमितताओं की जांच करता है। यानी वित्तीय अनियमितताओं की जांच करता है, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य होता है। आते हैं टॉपिक पे बच्चों, जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो अनुच्छेद 148 से 151 तक इसके बारे में भारतीय संविधान में चर्चा है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 जो है वो चर्चा करता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। तो आते हैं, अब हम भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान की दृष्टि से देखते हैं। याद रखिएगा बच्चों, अनुच्छेद 148 जो है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 148 जो है वो अनुच्छेद 148 ये नियुक्ति का प्रावधान करता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 148 नियुक्ति की चर्चा करता है, और जो नियुक्ति होती है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो सीधा आंसर होता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो CAG है, यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये उत्तरदायी किसके प्रति होता है? एक बार क्वेश्चन पूछा है UPPSC में, और याद रखिएगा यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि जब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो उत्तरदायी भी राष्ट्रपति के प्रति होगा, लेकिन गलत है। उत्तरदायी जो होता है CAG वो संसद के प्रति होता है, संसद के प्रति। यानी याद रखिएगा बच्चों, यहां पर थोड़ा सा भी संदेह नहीं है, जब आपसे पूछे कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, आंसर होता है राष्ट्रपति करता है। और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आपका आंसर होगा वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि इसका कार्यकाल कितना होता है,
तो इसका जो कार्यकाल है, टेन्योर सिस्टम जो है, यानी इसकी पदावधि जो है वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आय, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए। यानी याद रखिएगा बच्चों कि जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, या तो पहले 6 वर्ष पूरा कर ले और या तो अपनी 65 वर्ष की आयु पूरा कर ले। तो इसका कार्यकाल, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। इसकी नियुक्ति आपने देख लिया राष्ट्रपति द्वारा। इस उत्तरदायी किसके प्रति होता है? ये उत्तरदायी होता है, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी हो जाए। और एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, अगर आपसे इसकी योग्यता पूछता है, अगर आपसे इसकी योग्यता पूछता है तो योग्यता वही होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, यानी कैग की वही योग्यता होगी जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है। और यही कारण होता है कि जो कैग का वेतन होता है, यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के ही बराबर होता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भी 2,50,000 रुपया प्रति माह है। इसी वजह से यहां भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन भी 2,50,000 रुपया प्रति माह होता है। 2,50,000 रुपया प्रति माह होता है। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन होता है। तो आपने क्या क्या देख लिया, फिर से एक बार रिवीजन करिए हमारे साथ। आपने नियुक्ति देख ली, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। योग्यता इसकी क्या होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। और वेतन कितना होता है? तो वेतन 2,50,000 रुपए प्रति माह होता है। 2,50,000 रुपए प्रति माह होता है। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आते हैं टॉपिक पे। अब हम आते हैं अनुच्छेद 148 का खंड 1 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 148 का बच्चों याद रखिएगा कि अनुच्छेद 148 का खंड 1 कहता है कि यह कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, यानी अगर प्रत्येक सदन 2/3 बहुमत से, याद रखिएगा 2/3 बहुमत से यदि पारित कर दें, प्रत्येक सदन, दोनों सदन यानी निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा, यदि 2/3 बहुमत से पारित कर दें और उसका मुख्य कारण हो कदाचार और असमर्थता, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सीएजी यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटा देता है। उसके पद से, यदि क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इसका कारण क्या होगा, तो आप याद रखिएगा बच्चों कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के हटाने का मुख्य कारण कदाचार एवं असमर्थता का आधार बनाया जाएगा। एक चीज और, अनुच्छेद 148 का खंड 2, अनुच्छेद 148 का खंड 2 जो है वो इसके शपथ की चर्चा करता है। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ की चर्चा अनुच्छेद 148 का खंड 2 करता है। और एक बात याद रखिएगा बच्चों कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो सीएजी जो कैग है, उसका जो शपथ है वो अनुसूची 3 में वर्णित है। अनुसूची 3 में इसका प्रारूप दिया गया। अनुसूची 3 में इसका प्रारूप है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रारूप, शपथ का प्रारूप कहां पर दिया गया है, तो आपका आंसर होता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में इसका प्रारूप दिया गया है, अनुच्छेद 148 का खंड 2। और अनुच्छेद 148 का खंड 4 यदि हम आए बच्चों,
अनुच्छेद 148 का खंड 4, अनुच्छेद 148 का खंड 4 यदि हम लें तो याद रखिएगा इसके बारे में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद, याद रखिएगा बच्चों, सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट लेने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद वह कोई पद धारण नहीं करेगा, कोई पद धारण नहीं करेगा, कोई पद धारण नहीं करेगा, चाहे वो संघ का पद हो चाहे वह राज्य का पद हो। यानी अनुच्छेद 148 का खंड 4 कहता है सेवानिवृत्ति के बाद वह कोई पद धारण नहीं करेगा, कोई पद धारण नहीं करेगा। और अनुच्छेद 149 पे आते हैं बच्चों। अनुच्छेद 149 उसका कर्तव्य और उत्तरदायित्व है, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व। तो याद रखिएगा बच्चों, कर्तव्य और उत्तरदायित्व में हमें याद रखना होगा इस चीज को कि जो सीएजी का कर्तव्य और उत्तरदायित्व है वह है वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना, वह है वित्तीय अनियमितताओं की, वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना। और एक बात और याद रखिएगा, जांच करना है वित्तीय अनियमितताओं की, इसीलिए चूंकि पहले ही घोटाला हो चुका है, पहले ही घोटाला हो चुका है और वो वित्तीय अनियमितता की जांच करने चला है, तो साफ है कि वो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ता है। तो क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था गड़े हुए मुर्दे उखाड़ती है? तो आंसर होता है कि जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद है वह गड़े हुए मुर्दे उखाड़ता है। और एक चीज और याद रखिएगा बच्चों कि इसके प्रतिवेदन पे, इसके प्रतिवेदन की जांच जो होती है, प्रतिवेदन की जांच ये लोक लेखा समिति करती है, लोक लेखा समिति करती है। तो ये मत भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे एकदम याद रखिए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? तो आपका आंसर होगा लोक लेखा समिति करती है। इसीलिए याद रखिएगा कि जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है इसे हम लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक भी कहते हैं। यानी यदि सीएजी के बारे में हम बात करें तो सीएजी जो है वो लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है, मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कि लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक यानी मित्र एवं मार्गदर्शक सीएजी को कहा जाता है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। और आपसे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच कौन करती है, तो आपका आंसर होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच लोक लेखा समिति करती है, लोक लेखा समिति करती है। और लोक लेखा समिति का इसे मित्र और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। और कभी कभी तो याद रखिएगा कि सीएजी को लोक लेखा समिति का ही शिकारी कुत्ता भी कहा जाता है, शिकारी कुत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि लोक लेखा समिति इसी के प्रतिवेदन की जांच करती है। और अगर कहीं उसे थोड़ी सी भी कमी महसूस होती है तो वो लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को घेरने का प्रयत्न करती है। और चूंकि लोक लेखा समिति जो आप देख रहे हैं, हम समितियां पढ़ाएंगे आपको, जो लोक लेखा समिति आप देख रहे हैं ये इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि जिस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होगा वो सरकार के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाएगा, पूरी तरीके से हावी हो जाएगा। और कहा भी जाता है लोकतंत्र में कि अगर देखना है कि सरकार कितनी सशक्त है तो आपको यह पहले देखना होगा कि विपक्ष कितना सशक्त है। यदि विपक्ष सशक्त है तो सरकार भी सशक्त होती है। तो आपने देख लिया
कि अनुच्छेद 148 एक कदाचार और समर्थता के आधार पर इसे हटाया जाएगा, 2/3 बहुमत से यदि दोनों सदन पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति इसे इसके पद से वंचित कर देता है। अनुच्छेद 148 का खंड 2 कहता है शपथ, तो सीएजी की जो शपथ है वो अनुसूची 3 में प्रारूप इसका दिया गया है। अनुच्छेद 148 का खंड 4 कहता है सेवानिवृत्ति के बाद वह कोई पद धारण नहीं करेगा, चाहे वो पद संघ का हो चाहे वो पद राज्य का हो। और अनुच्छेद 149 कर्तव्य उत्तरदायित्व की बात करते हैं, और जहां पर कर्तव्य उत्तरदायित्व में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करता है और इसके प्रतिवेदन की जांच लोक लेखा समिति करती है। इसीलिए लोक लेखा समिति का सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि लोक लेखा समिति का शिकारी कुत्ता भी कहा जाता है, शिकारी कुत्ता भी कहा जाता है। आते हैं अगले पे, हम अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 150, हम अनुच्छेद 150 की चर्चा करेंगे बच्चों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 150 जो है, अनुच्छेद 150 चाहे वो राज्य का ऑडिट करे या वो केंद्र का ऑडिट करे, उसका जो प्रतिवेदन का प्रारूप होगा, प्रतिवेदन का प्रारूप जो होगा, प्रतिवेदन का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। प्रतिवेदन का प्रारूप राष्ट्रपति तय करता है राज्य के लिए भी और संघ के लिए भी, संघ के लिए तथा राज्य के लिए, संघ के लिए तथा राज्य के लिए भी, संघ या राज्य के लिए भी, यानी चाहे वो संघ के लिए हो चाहे वो राज्य के लिए हो, इसके प्रतिवेदन का जो प्रारूप होता है, जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होता है, वो अनुच्छेद 150 के तहत राष्ट्रपति तय करता है। और इसका लास्ट अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 151, ये है प्रतिवेदन, यानी ये अपना प्रतिवेदन, याद रखिएगा बच्चों, अगर ये संघ के लिए है तो ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है, और यदि ये राज्य के लिए है तो इसका प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है, राज्यपाल को देता है, राज्यपाल को। और जो संघ को ये प्रतिवेदन संघ का राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है, संसद के पटल पर रखवाता, यानी अपना प्रतिवेदन ये संसद को नहीं देता, रखवाता है, ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, और राज्य में अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल विधानमंडल में रखवाता है, विधानमंडल में रखवाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है, तो अपना प्रतिवेदन वो राष्ट्रपति को संघ में देता है, और राज्य में वो संबंधित राज्य के राज्यपाल को देता है। और राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो संसद के पटल पर इसको रखवाता है, और राज्यपाल का उत्तरदायित्व है कि वो विधान मंडल में रखवाता है। अनुच्छेद 151 जो इसका रिपोर्ट है। एक बात और याद रखिएगा बच्चों कि 1976 क्वेश्चन पूछा था 2019 पीसीएस में, 1976 में संघ के लिए इसे लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया, इसे लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया, यानी अब ये लेखांकन के कार्य से मुक्त है। कब मुक्त किया गया? 1976 में इसे लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया। ये केवल नियंत्रक ही है, परीक्षक है, और लेकिन राज्य के लिए ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों है। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि संघ के लिए इसे लेखांकन के कार्य से कब मुक्त किया गया, तो आपका आंसर होता है इसे 1976 में इसे लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया, इसे लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया। एक बात और याद रखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी आपने देखा कि इसके प्रतिवेदन की जो जांच होती है, इसके प्रतिवेदन की जांच, अभी आपने कहा कि लोक लेखा समिति, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं एक बार और लिख रहा हूं कि प्रतिवेदन की जांच लोक लेखा समिति करती है, लोक लेखा समिति करती है।
यानी अनुच्छेद 151 के अंतर्गत ये प्रतिवेदन देता है जिसकी जांच लोक लेखा समिति करती है। संघ में प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य में राज्यपाल को सौंपता है। राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो संसद के पटल पर रखवाए और राज्यपाल का उत्तरदायित्व है कि ये विधानमंडल में रखवाए। और लास्ट में आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन वन लाइनिंग क्वेश्चन फैक्ट में पूछा जा सकता है कि प्रथम सीएजी भारत का कौन था। प्रथम सीएजी कैग तो आप कहते हैं वी नरहरि राव। वी नरहरि राव जो थे वो प्रथम सीएजी हैं, यानी भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। और वर्तमान में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले एलजी जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और वही एलजी वहां से उन्हें हटाकर भारत का वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाया गया है। और आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान जो सीएजी हैं, यानी वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो नाम है उनका गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और भारत के प्रथम सीएजी वी नरहरि राव हैं। क्लियर। और इसका कार्य ही है वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में इसकी व्याख्या की गई थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, वहां पर भी इसकी चर्चा हुई है। तो बच्चों, यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने पूरा वीडियो देखा हुआ है तो 100% है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक से जो भी प्रश्न आएगा वो आपके वीडियो से ही आएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।